हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवोपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इवोपरेटिंग लिक्विड्स दैट इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ ट्यूबुलर इवोपरेटर, कैपेसिटी इवोपरेटर इकोनॉमी एंड मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द इकोनॉमी। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। व्हाट इज इवोपरेशन? इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है उसको वेपर फॉर्म में रिमूव करके। सो मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमें पता है सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्यूट होता है वो हमारा स्मॉल क्वांटिटी में होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। सो हम मान लीजिए हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, सॉल्ट का। ठीक है, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है इस कंटेनर के अंदर और हमने इसे क्या किया, हीट प्रोवाइड करी। जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे से इंक्रीज़ होगा। इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा जिससे क्या होगा, एक टाइम बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट पे इसका जो टेम्परेचर होगा वो चला जाएगा और उस बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के बाद इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा वेपराइज हो जाएगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। इवोपरेशन होता है उसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, एक सेंसिबल हीट और दूसरा होता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, हीट देंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो क्या होगा, हमारा धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा, बट हमारा जो फेज होगा वो सेम रहेगा, लिक्विड का लिक्विड लेगा। बस क्या होगा, हमारे यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट। बाद में क्या होगा, हमारे जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है तो हमारा जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा वेपराइज हो जाएगा और उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। सो it is an operation in which a weak solution is concentrated by vaporizing a portion of the solvent. In an evaporation operation, heat is utilized to increase the temperature of a solution to its boiling point, यानी sensible heat, supply the latent heat of vaporization of the solvent. Now अब हम बात करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड्स की जो कि हमारे evaporation को क्या करती है, इफेक्ट करती है। सबसे पहले कंसंट्रेशन, सेकेंड फॉर्मिंग, स्केल, टेम्परेचर सेंसिटिविटी एंड कोरोसिवनेस। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन की वजह से कैसे हमारा जो इवोपरेशन है वो इफेक्ट होता है। जब हमारे पास डन होता है तो उसे क्या होता है, उसे हमें हीट करने के लिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा देना होता है, वो ज़्यादा टाइम बाद क्या होगा, हमारा वेपराइज होगा। और अगर हमारे पास कम टेम्परेचर वाला यानी कि हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, हमारा इजीली वेपराइज हो जाएगा। कंसंट्रेशन, द विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होगा यानी उसकी डेंसिटी और उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। अब जब उसकी विस्कोसिटी और डेंसिटी इंक्रीज है तो उसे हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कंसंट्रेशन उसका कंसंट्रेट को इंक्रीज करने के लिए, यानी जो सॉल्वेंट इसके अंदर प्रेजेंट है उसे वेपराइज करने के लिए और सॉल्यूट गेन करने के लिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस कंसिडरेबली एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। दूसरा है हमारे पास फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, वेपराइजेशन जब होता है तो वहाँ पे झाग बनना स्टार्ट हो जाता है और उस झाग बनने की वजह से क्या हो जाता है, फॉर्मिंग की वजह से क्या होता है, एंट्रेनमेंट होता है। और एंट्रेनमेंट क्या होता है, द कैरी ओवर अ पोर्शन ऑफ लिक्विड बाई द राइजिंग वेपर इज कॉल्ड एन एंट्रेनमेंट। जो हमारा वेपर बन रहा है उसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, हमारे लिक्विड के भी आ जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंट्रेनमेंट कहते हैं। So some materials have a tendency to form that cause heavy entrainment. They carry over a portion of the liquid by the rising vapor is called an entrainment. और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें लॉस होता है and thus the loss of solution. थर्ड है हमारा स्केल। हम रेगुलरली क्या करते हैं, एवोपरेटर के अंदर ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी वॉल पे, उस एवोपरेटर की वॉल पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो स्टिक हो जाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें स्केलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी स्केलिंग की वजह से क्या होगा, जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, उतना हीट नहीं प्रोवाइड हो पाएगा उसे जितना कि एक्चुअली स्टार्टिंग में हो रहा था। सो सम स्केल डिपॉजिट स्केल ऑन दी हीट ट्रांसफर सरफेस
This causes reduction of the heat transfer coefficient and hence the rate of heat transfer. Therefore, it is necessary to clean the tubes after definite interval of service. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद हमें उन ट्यूब्स को साफ़ करना होता है ताकि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो इंक्रीज़ हो या फिर जैसा पहले था एज इट इज़ रहे. फोर्थ वन है टेम्परेचर सेंसिटिविटी. बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम इवोपरेशन से उनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो हम आउट नहीं कर सकते या उसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते. जैसे फार्मास्यूटिकल्स और हमारा जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बिस्किट्स. अगर हमें बिस्किट्स के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसे अगर हमें रिमूव करना है तो हम यहाँ पे इवोपरेटर का यूज़ नहीं करते. यहाँ पे हम ड्रायर का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो मटेरियल है वो हमारा क्या हो, कंसनट्रेट भी हो जाए और उसमें कोई डैमेज भी ना हो. सो टेम्परेचर सेंसिटिविटी यानी सम मटेरियल सच एज फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स गेट थर्मली डिग्रेड when heated to moderate temperature even for a short periods. For concentrating such materials, special techniques are to be used which reduce the temperature of operation and also the time of heating. नेक्स्ट वन है कोरोसिवनेस. कोरोसिवनेस यानी कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग तरह का सॉल्यूशन होता है. सो अलग अलग सॉल्यूशन जो होता है अलग अलग मटेरियल से बने इवोपरेटर के अंदर हैंडल होंगे. क्योंकि अगर हम एक ऐसे मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं इवोपरेटर की डिज़ाइनिंग करने के लिए जो क्या कर लेता है, हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से वो कोरोसिव है, उसे कोरोजन प्रोवाइड करेगा, तो हमारा जो इवोपरेटर होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि हम इसके अंदर कौन सा मटेरियल हैंडल करने वाले, कौन से सॉल्यूशन को इसके अंदर हैंडल करने वाले, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वहाँ पे मटेरियल का यूज़ करते हैं इवोपरेटर की डिज़ाइनिंग करने के लिए. So whenever contamination and corrosion is a problem, special materials such as copper, nickel, stainless steel may be used. Otherwise, mild steel is normally used for evaporation. हम क्या करते हैं, ज़्यादातर माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं इवोपरेशन करने के लिए, इवोपरेटर को बनाने के लिए, या फिर अकॉर्डिंग टू जो भी मटेरियल हम उसके अंदर हैंडल करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं. परफॉर्मेंस ऑफ ट्यूबुलर इवोपरेटर्स. किसी भी ट्यूबुलर इवोपरेटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसे हम दो टर्म से देख सकते हैं. पहला है कैपेसिटी और दूसरा है उसकी इकोनॉमी. कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी होता है पर आर के अंदर हमारा कितना केजी जो वाटर है वो इवोपरेट हो रहा है, पर आर के अंदर हमारा कितना केजी वाटर इवोपरेट हुआ, वही उसकी कैपेसिटी होती है. The capacity of an evaporator is defined as the number of kilogram of water evaporized R. हो रहा है कैपेसिटी क्या है, हमारा पर घंटे के अंदर हमारा कितना वाटर जो है वो, कितना केजी वाटर जो है वो इवोपरेट हो रहा है, वही उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है. नाउ नेक्स्ट है इवोपरेटर इकोनॉमी. हमारे पास जो ट्यूबुलर इवोपरेटर है हमने क्या किया, इसे स्टीम फीड करी. जब हम इसे पर हमने क्या किया, 1 kg स्टीम फीड करी. इस 1 kg स्टीम फीड करने से हमारा कितना जो वाटर है, कितना केजी वाटर जो है वो इवोपरेट हो रहा है, कितना केजी वाटर जो है वेपराइज हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी इकोनॉमी कहते हैं. तो इवोपरेटर इकोनॉमी यानी द इकोनॉमी ऑफ एन इवोपरेटर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ केजी ऑफ वाटर इवोपरेटेड पर केजी ऑफ स्टीम फीड टू द इवोपरेटर. इट इज़ कॉल्ड स्टीम इकोनॉमी. इसी को हम क्या कहते हैं, स्टीम इकोनॉमी कहते हैं. यानी कि 1 kg स्टीम फीड करने से कितना केजी हमारा वाटर इवोपरेट हुआ है, वही हमारा स्टीम इकोनॉमी होती है, यानी इवोपरेटर की इकोनॉमी होती है. सो अगर हम बात करें एक सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर की, एक सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर हमारे पास है, ये हमारे पास एक सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर है. हमने क्या किया, इसको इसमें स्टीम फीड करी, इसमें 1 kg स्टीम फीड करी, तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा सॉल्यूशन था ये हीट होगा, उसके बाद यहाँ से वेपर फॉर्म में ये आउट हो जाएगा. जो सॉल्यूवेंट है यहाँ से हमारा जो भी हमें मटेरियल होगा, थिक लिकर जो भी होगा वो हमारा आउट हो जाएगा, और यहाँ से जो भी मटेरियल होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा कंडेंस्ड हो जाएगा कुछ पार्ट सॉल्वेंट का. ठीक है, फिर क्या होता है, लेकिन सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर में क्या होता है कि हम इस वेपर को दोबारा से यूज़ नहीं कर पाते हैं, ये वेपर हमारी किसी काम नहीं आती है, ऐसी वेपराइज हो जाती है. तो यहाँ पे क्या होगा, हमें दोबारा से स्टीम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है. सो इसकी जो इकोनॉमी है वो क्या होती है, हमारी 1 से कम होती है, लेस देन 1 होती है. किसकी, सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर की. अगर हमें इसकी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना है,
अगर हमें इवोपरेटर की इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना है तो वो इंक्रीज़ दो तरीके से होती है। एक तो हम इसमें मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर का यूज़ करें और दूसरा वेपर रिकम्प्रेशन कर दें। यानी कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे इस वेपर का दोबारा से दूसरे इवोपरेटर के अंदर हम इसका यूज़ करें, ये जो वेपर है हमारे एज अ हीटिंग मीडियम दोबारा से इस इफेक्ट में क्या होगा, यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने फीड दिया था, इस फीड को हम दोबारा से यहाँ डालते हैं तो क्या हो जाएगा, यही फीड हमारा इसमें से जो लिक्विड है वो आउट होगा। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेपर बनी हमारी वो हमारा थर्ड इफेक्ट के अंदर यूज़ होगा। और थर्ड इफेक्ट के अंदर ये जो फीड है हमने दोबारा से डाला तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिल जाएगा, कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिल जाएगा प्रोडक्ट। और हमारे यहाँ से जो वेपर है वो आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे जितना हमने स्टीम फीड किया था उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे वेपर मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे जो इकोनॉमी होती है, स्टीम इकोनॉमी, वो क्या हो जाती है हमारी 1 से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि स्टीम इकोनॉमी जो हो जाएगी, यहाँ पे जो हमारे पास इकोनॉमी होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी 1 से। ठीक है। और हमारे अगर हम सिंगल इफेक्ट की बात करें तो वहाँ पे 1 से कम होती है। नाउ दूसरा है हमारा वेपर रिकम्प्रेशन। वेपर रिकम्प्रेशन में क्या करेंगे, जो हमारे पास वेपर बनी है इस वेपर को हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेस कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, कंडेंसेशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इसी वेपर का हम दोबारा से यूज़ क्या करते हैं, इसी हीट के इसी इफेक्ट के अंदर कर लेंगे। वेपर रिकम्प्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो वेपर बनी है उस वेपर का हम क्या करते हैं, उसे कॉम्प्रेस करते हैं। कॉम्प्रेस करने से उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है, कंडेंसेशन जो होता है उसका इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर, और उससे क्या होगा, उसी का यूज़ हम क्या करते हैं, वापस इसी इफेक्ट के अंदर एज अ हीटिंग मीडियम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्टीम इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इवोपरेटर इकोनॉमी हम कैसे इंक्रीज़ करते हैं और इवोपरेटर इकोनॉमी क्या होती है, एसिटी क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की जो इवोपरेशन को अफेक्ट करती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।